आज हमारे सामने मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला के कुछ शुरुआती हिस्से हैं। ये एक युवा लड़की की कहानी है जिसकी जिंदगी समाज की उम्मीदों और त्रासदियों के एक ऐसे जाल में उलझ जाती है जिसे देखकर आज भी बेचैनी होती है। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद है निर्मला की यात्रा को समझना। एक 15 साल की चंचल किशोरी से लेकर एक ऐसी महिला तक जिसका भविष्य दूसरे तय करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे दहेज, झूठी शान और रिश्तों में उम्र का फासला, कैसे ये सब किसी की जिंदगी को धीरे धीरे तबाह कर सकता है। कहानी की शुरुआत तो बहुत अच्छी लगती है। एक 15 साल की लड़की, एक अच्छा घर और सबसे बड़ी बात, लड़के वालों ने दहेज भी नहीं मांगा है। सुनने में तो ये किसी सपने जैसा लगता है ना। बिल्कुल। प्रेमचंद यहीं से कहानी की परतें खोलना शुरू करते हैं। वो पहले आपको एक आदर्श स्थिति दिखाते हैं और फिर धीरे धीरे उसके नीचे छिपी सच्चाई को उजागर करते हैं। तो चलिए इसी आदर्श स्थिति से शुरू करते हैं। हम सबसे पहले निर्मला और उसकी छोटी बहन कृष्णा से मिलते हैं। निर्मला 15 की है, कृष्णा 10 की। दोनों गुड़ियों से खेल रही हैं, मतलब बिल्कुल आम बच्चियों की तरह। लेकिन फिर खबर आती है कि निर्मला की शादी भुवन मोहन सिन्हा से तय हो गई है और यहीं से सब कुछ बदलने लगता है। हाँ, और ये बदलाव सबसे पहले निर्मला के अंदर ही आता है। उसके पिता उदय भानुलाल, जो एक वकील है, वो तो खुशी से फूले नहीं समा रहे। उनके लिए तो बहुत बड़ी राहत की बात है कि होने वाले संधि भालचंद्र सिन्हा ने साफ कह दिया है कि उन्हें दहेज का कोई लोभ नहीं है। वो सोच रहे थे कि कम से कम 20,000 का खर्च होगा और अब वो बोझ उतर गया। तो घर में तो जश्न का माहौल होना चाहिए, लेकिन निर्मला खुश होने की बजाय डर जाती है। उसके मन में शंकाएं, चिंताएं और भीरू कल्पनाएं हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक अच्छी शादी तय हुई है, फिर भी वो इतनी डरी हुई क्यों है? ये अजीब लगता है, लेकिन उस दौर के लिहाज से ये बहुत स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। प्रेमचंद यहाँ बहुत गहराई से एक लड़की के मनोविज्ञान को पकड़ रहे हैं। निर्मला अपनी छोटी बहन कृष्णा से एक बात कहती है जो दिल दहला देती है। वो कहती है, हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता। सोचिए, 15 साल की एक लड़की ये कह रही है। ये एक वाक्य उस पूरी सामाजिक व्यवस्था पर एक तीखी टिप्पणी है, जहां एक लड़की को बचपन से ये सिखाया जाता है कि ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हें पराये घर जाना है। उसको अपना कोई वजूद, अपनी कोई पहचान नहीं है। वो बस एक जिम्मेदारी है जिसे एक घर से दूसरे घर भेजा जाना है। बिल्कुल। और इसी मानसिक स्थिति में उसे एक सपना आता है जो मुझे लगता है पूरी कहानी का सार एक तस्वीर में दिखा देता है। वो सपना क्या है? वो सपना देखती है कि वो एक नदी किनारे अकेली खड़ी है और एक बहुत सुंदर सजी हुई नाव उसकी तरफ आ रही है। वो खुश हो जाती है कि उसे इस नाव में बैठना है, लेकिन मल्ला उसे रोक देता है और कहता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। अच्छा। और फिर वो उसे एक टूटी फूटी पुरानी नाव की तरफ इशारा करता है जिसमें पानी भर रहा है, तख्ते टूटे हुए हैं। मल्ला कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है। कमाल है। ये तो महज एक सपना नहीं है, ये तो जैसे उसके भविष्य की पटकथा है। पटकथा शब्द बिल्कुल सही है। ये सपना सिर्फ भविष्य का संकेत नहीं है, ये एक तरह से प्रेमचंद का पूरी कहानी के लिए एक मूल तर्क है। सुंदर नाव वो आदर्श विवाह था जो भुवन मोहन के साथ होने वाला था, एक ऐसा जीवन जिसका उसने शायद सपना देखा हो। और वो टूटी हुई नाव वो समझौता है जिसे उसे स्वीकार करना होगा। एक ऐसी जिंदगी जिसे उसे खुद नहीं चलाना, बल्कि बस डूबने से बचाने के लिए संघर्ष करते रहना है। ये दिखाता है कि उस दौर की महिलाओं के लिए भाग्य कोई यात्रा नहीं थी, बल्कि एक सजा थी। वाह! तो चलिए देखते हैं कि ये सुंदर नाव उससे कैसे छीन जाती है। घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन पैसों को लेकर तनाव भी बढ़ रहा है। निर्मला के माता पिता उदय भानुलाल और कल्याणी के बीच खर्च को लेकर एक भयानक झगड़ा होता है। हाँ, और ये झगड़ा भी समाज की झूठी शान की वजह से होता है। उदय भानुलाल का तर्क है कि भले ही लड़के वालों ने दहेज नहीं मांगा, लेकिन हमें अपनी इज्जत तो रखनी है। हमें जेवर, कपड़े और बारात की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे। कल्याणी, जो ज्यादा व्यवहारिक है, वो कर्ज के बोझ से डर रही हैं। वो कहती हैं कि चादर देखकर ही पांव फैलाने चाहिए। और इसी झूठी इज्जत का बोझ उदय भानुलाल से एक बहुत ही अजीबोगरीब और विनाशकारी कदम उठवाता है। वो अपनी पत्नी को सबक सिखाने के लिए अपनी आत्महत्या का नाटक करने की सोचते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा नाटकीय लगता है। कोई ऐसा क्यों करेगा? ये उस समय के पुरुषवादी अहंकार का प्रतीक है। वो अपनी पत्नी के सामने झुकना नहीं चाहते। अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं।
उनका प्लान था कि वो नदी किनारे अपने कपड़े छोड़कर गायब हो जाएंगे ताकि उनकी पत्नी डरे और उसे अपनी गलती का एहसास हो। लेकिन यहाँ विडंबना देखिए, जिस झूठी शान को बचाने के लिए वो ये नाटक कर रहे थे वही उनकी जान ले लेती है। मतलब उनकी सच में हत्या हो जाती है? हाँ, जब वो नदी किनारे होते हैं तो शहर का एक पुराना बदमाश मतई, जिसे उन्होंने कभी सजा दिलवाई थी, उन्हें पहचान लेता है। वो मौके का फायदा उठाकर बदला लेने के लिए उनकी हत्या कर देता है। ये प्रेमचंद की कहानी की खासियत है। वो दिखाते हैं कि कैसे समाज का दबाव और झूठा अहंकार एक व्यक्ति को ऐसी स्थिति में धकेल देता है जहां उसका अंत निश्चित हो जाता है। तो पिता की मृत्यु के बाद परिवार पूरी तरह से बिखर गया है, असुरक्षित है। हाँ, ऐसे में उम्मीद की जाती है कि होने वाले समधी कुछ हमदर्दी दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, है ना? बिल्कुल नहीं। यहीं पर समाज का असली लालची चेहरा सामने आता है। कल्याणी, जो अब एक बेसहारा विधवा है, होने वाले समधी भालचंद्र को एक खत लिखती हैं और शादी को संपन्न कराने की विनती करती हैं। और भालचंद्र का जवाब देखिए। वो आदमी जो पहले कह रहा था कि उसे दहेज की कोई परवाह नहीं, हाँ, अब पिता की मृत्यु को एक अमंगल सूचना बताकर रिश्ते से साफ मुकर जाता है। अमंगल सूचना, ये तो बस एक बहाना लगता है। असली वजह क्या थी? असली वजह थी नग्न लालच। अब उदय भानुलाल नहीं रहे तो दहेज और शानो शौकत से होने वाली शादी की कोई उम्मीद नहीं बची थी। तो भालचंद्र को ये रिश्ता अमंगल लगने लगा। उनका बेटा भुवन मोहन तो उनसे भी 2 कदम आगे है। वो साफ कहता है कि अब वहां शादी करने में क्या फायदा, उसे तो ऐसी जगह शादी करनी है जहां कम से कम 1 लाख का तो डॉल हो। प्रेमचंद यहाँ परंपरा और सम्मान के पर्दे के पीछे छिपे हुए पैसे के खेल को बेनकाब कर रहे हैं। तो निर्मला की वो सुंदर नाव तो चली गई, अब उसकी माँ कल्याणी के सामने क्या रास्ता बचता है? अब उनके सामने कोई रास्ता नहीं है। उनकी प्राथमिकता अब अपनी बेटी के लिए एक अच्छा जीवन खोजना नहीं, बल्कि किसी भी तरह सिर का बोझ उतारना है। ये जो मुहावरा है, सिर का बोझ उतारना, ये बहुत कुछ कहता है। बेटी अब एक प्यार करने वाली संतान नहीं, बल्कि एक बोझ बन गई है जिसे बस किसी तरह ठिकाने लगाना है। निर्मला को भी ऐसा ही लगता है जैसे उसे कुएं में झोंका जा रहा है। और उसे झोंका जाता है मुंशी तोताराम के घर में। ये तोताराम कौन है? मुंशी तोताराम एक 40 साल के विधुर वकील हैं, जिनके पहले से 3 बेटे हैं। उनका हुलिया भी कुछ खास आकर्षक नहीं है। सांवले, मोटे, तोंद निकली हुई और कई बीमारियों से परेशान। और सबसे बड़ी बात, उनका सबसे बड़ा बेटा मनसाराम निर्मला से महज 1-2 साल ही छोटा है। आप सोच सकते हैं कि 15 साल की एक लड़की के लिए ये कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका होगा। तो क्या तोताराम एक बुरे इंसान है? क्या वो निर्मला को परेशान करते हैं? सीधे तौर पर नहीं। प्रेमचंद का कमाल यही है कि वो किरदारों को सिर्फ काला या सफेद नहीं दिखाते। तोताराम एक बुरे इंसान नहीं है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं निर्मला को खुश करने की। वो उसे तोहफे देते हैं, सिनेमा ले जाते हैं, सैर सपाटे पर ले जाते हैं। वो प्रेम प्रदर्शन में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन दिक्कत उम्र के इस फासले की है। मतलब वो कोशिश तो कर रहे हैं, पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। निर्मला को कैसा महसूस होता है? कुछ उसे बनावटी, सूखा और नीरस लगता है। वो उनके साथ सहज महसूस ही नहीं कर पाती। और घर का माहौल भी बहुत तनावपूर्ण है। तोताराम की विधवा बहन रुक्मणी हर बात में निर्मला पर शक करती है, उसे ताने देती है, वो उसे मनहूसिन तक कहती है, क्योंकि उसके आते ही घर में बीमारियां और परेशानियां शुरू हो गईं, ऐसा उनका मानना है। वो लड़कों को निर्मला के पास फटकने भी नहीं देती। तो निर्मला उस घर में पूरी तरह अकेली और अलग थलग पड़ जाती है। तो इस घुटन भरे माहौल में कहानी में एक मोड़ आता है, जब निर्मला को थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखती है। वो है उसका सौतेला बेटा मनसाराम। हाँ, ये कहानी का एक बहुत ही नाजुक और अहम हिस्सा है। निर्मला और मनसाराम के बीच एक बहुत ही सहज और मासूम सा रिश्ता पनपने लगता है। दोनों की उम्र लगभग बराबर है। मनसाराम के साथ बात करके, उसके कॉलेज और खेल की बातें सुनकर निर्मला को अपने उस खोए हुए बचपन का एहसास होता है जो उसे छीन लिया गया था। मनसाराम भी निर्मला को सम्मान देता है और उसे अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर देता है। ये एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह है। आखिरकार उसे कोई ऐसा मिलता है जिससे वो जुड़ सकती है। ये एक बहुत ही मासूम रिश्ता लगता है।
तो फिर यही रिश्ता तबाही का कारण क्यों बन जाता है? क्योंकि यही मासूम रिश्ता तोताराम की गहरी असुरक्षा और संदेह को जगा देता है। एक उम्रदराज पति होने के नाते वो एक जवान लड़की और लड़की के बीच किसी भी निर्दोष रिश्ते की कल्पना ही नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि निर्मला जो थोड़ी बहुत खुश दिखती है उसकी वजह मनसाराम है, ना कि वो। और ये विचार एक जहर की तरह उनके मन में फैल जाता है। और यहीं से तोताराम की वो हास्यास्पद कोशिशें शुरू होती हैं, जो अगर इतनी दुखद न होती तो शायद उन पर हंसी भी आती। वो खुद को जवान दिखाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, वो बालों में खिजाब लगाते हैं, चुस्त अचकन पहनते हैं ताकि तोंद छिपी रहे, और सबसे बढ़कर वो अपनी बहादुरी के झूठे किस्से निर्मला को सुनाते हैं। एक दिन वो निर्मला को बताते हैं कि कैसे उन्होंने अकेले अपनी छड़ी से 3 चूरों को भगा दिया था। ये सब उनकी उस असुरक्षा का प्रदर्शन है। वो मनसाराम से बेहतर साबित होना चाहते हैं। लेकिन फिर वो सांप वाली घटना होती है जो उनकी सारी बहादुरी की पोल खोल देती है। ये क्या था? उसी रात घर में एक असली सांप निकल आता है। अब तोताराम की बहादुरी का इम्तिहान था, लेकिन वो डर के मारे कांपने लगते हैं और भाला लाने के बहाने कमरे से बाहर भाग जाते हैं, जबकि मनसाराम बिना डरे अपनी हॉकी स्टिक से उस सांप को मार डालता है। ये घटना निर्मला की नजरों में तोताराम को और भी गिरा देती है और मनसाराम को एक हीरो बना देती है। और अपनी इस बेइज्जती से तोताराम की ईर्ष्या वो आग में घी का काम करती है। तो वो इस बेइज्जती का बदला मनसाराम से लेते हैं। हाँ, अब उनकी ईर्ष्या हद से बढ़ जाती है। वो मनसाराम पर आवारा होने का, बुरी संगत में पड़ने का झूठा इल्जाम लगाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें कई लोगों से शिकायतें मिली हैं कि मनसाराम मटर गश्ती करता है, जबकि सच तो यह है कि वो लड़का पढ़ाई और खेल के अलावा कहीं नहीं जाता था। और आखिरकार उसे बोर्डिंग हाउस भेजने का फैसला करते हैं ताकि वो निर्मला से दूर हो जाए। मैं उस आखिरी सीन पर आना चाहता हूँ, मनसाराम के घर छोड़ने से पहले वाली रात। वो बहुत ही दर्दनाक है। निर्मला की कही बातें बहुत क्रूर लगती हैं। सतह के नीचे असल में क्या चल रहा होता है? ये इस कहानी का सबसे दिल तोड़ने वाला मोड़ है। मनसाराम बहुत दुखी है, उसने खाना नहीं खाया है। निर्मला, जिसके मन में उसके लिए माँ जैसी ममता है, उसे मनाने उसके कमरे में जाती है। वो बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहती है, मेरे कहने से चलकर थोड़ा सा खा लो, तुम ना खाओगे तो मैं भी जाकर सो रहूंगी। ये एक बहुत ही सच्चा ममता भरा पल है। मनसाराम भी पिघल जाता है। लेकिन तभी तोताराम वहां आ जाते हैं। पर जैसे ही तोताराम कमरे में आते हैं, निर्मला का व्यवहार 180 डिग्री बदल जाता है। वो डर जाती है। उसे लगता है कि अगर तोताराम ने उसे मनसाराम से इस तरह प्यार से बात करते देख लिया तो गलत मतलब निकालेंगे। और उस डर में खुद को बचाने के लिए उसका चेहरा कठोर हो जाता है और वो मनसाराम को बुरी तरह डांटने लगती है। मैं लौंडी नहीं हूं कि इतनी रात तक किसी के लिए रसोई के द्वार पर बैठी रहूं। उफ, ये तो बहुत ही भयानक है। ये भयानक है क्योंकि डर में बोला गया ये झूठ मनसाराम के लिए आखिरी चोट साबित होता है। वो छोटा बच्चा है, वो इस जटिलता को नहीं समझ पाता। उसे बस ये लगता है कि निर्मला ही उसके खिलाफ साजिश कर रही थी और ये सब उसी का नाटक था। उसका विश्वास पूरी तरह टूट जाता है। वो जो एक मासूम रिश्ता था, उस पर शक का ऐसा जहर फैलता है कि वो उसे हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। और अगले ही दिन मनसाराम घर छोड़कर चला जाता है। निर्मला की टूटी नाव का एक और तख्ता टूटकर बह जाता है। तो इन अंशों से एक बात तो साफ है, निर्मला की जिंदगी को किसी एक विलन ने बर्बाद नहीं किया। ये तो जैसे एक पूरी व्यवस्था है जो उसे धीरे धीरे पीस रही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कोई एक खलनायक नहीं है। दहेज की प्रथा एक खलनायक है, समाज में झूठी इज्जत का बोझ एक खलनायक है, औरतों की बेबसी एक खलनायक है, और एक बेमेल विवाह में पनपने वाली असुरक्षा और ईर्ष्या एक बहुत बड़ा खलनायक है। ये सारे दबाव मिलकर एक युवा जीवन को नष्ट कर देते हैं। निर्मला का सपना सच हो रहा था। उसे एक टूटी हुई नाव में बिठा दिया गया था जो अब सचमुच डूब रही है। और ये त्रासदी सिर्फ निर्मला की नहीं है ना? मनसाराम भी तो इसका शिकार हुआ। बिल्कुल। प्रेमचंद सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहे हैं, वो समाज को एक टूटा हुआ आईना दिखा रहे हैं। ये त्रासदी निर्मला की भी है और ये मनसाराम की भी है, जिसे बिना किसी गलती के अपने ही घर से अपने पिता के शक के कारण निकाल दिया जाता है। हर पात्र अपने अपने सामाजिक दबावों का शिकार है और अनजाने में दूसरों के दुख का कारण भी बन रहा है। तोताराम अपनी असुरक्षा के शिकार है, लेकिन वो मनसाराम के दुख का कारण बनते हैं।
कल्याणी अपनी बेबसी की शिकार है, लेकिन वो निर्मला को कुएं में धकेलने का कारण बनती है। तो फिर ये सवाल उठता है कि आखिर जिम्मेदार कौन है? जब व्यवस्था ही इतनी खराब हो तो उसके अंदर के लोग जैसे कल्याणी, तोताराम या खुद निर्मला, जो डर के मारे अपनी ही सौतेली बेटी का दिल तोड़ देती है, क्या हम उन्हें दोषी कह सकते हैं? यही प्रेमचंद का सबसे बड़ा सवाल है, जिसे वो हमारे लिए छोड़ जाते हैं। ये पात्र इस त्रासदी के शिकार है या इसके कारण, या फिर दोनों? कहाँ एक व्यक्ति की निजी जिम्मेदारी खत्म होती है और कहाँ समाज की विफलता शुरू होती है? क्या तोताराम सिर्फ अपनी असुरक्षा के शिकार थे, या उन्हें अपनी ईर्ष्या पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए थी? क्या कल्याणी के पास सच में कोई और रास्ता नहीं था? ये सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, और शायद यही इस उपन्यास को एक महान रचना बनाता। आज हमारे पास मुंशी प्रेमचंद का क्लासिक उपन्यास है, निर्मला। जी। लेकिन हम पूरी कहानी पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम कहानी के उस एक हिस्से की चीर-फाड़ करेंगे जहां सब कुछ बिखर जाता है। हाँ, जहां एक पूरा हंसता खेलता परिवार तबाह हो जाता है, और इस तबाही की जड़ में है सिर्फ एक चीज, शक। मुझे जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि ये शक आखिर शुरू कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ एक आदमी के मन की उपज थी, या इसकी जड़ें कहीं और गहरी थी? बिल्कुल। और देखिए, कहानी का जो सेटअप है ना, वही इस शक की जमीन तैयार करता है। निर्मला एक बहुत कम उम्र की लड़की, हाँ। जिसकी शादी अपनी उम्र से लगभग दोगुने बड़े विधुर मुंशी तोताराम से होती है, और तोताराम के पहले से ही 3 बेटे हैं। जी। तो यहाँ उम्र का फासला, असुरक्षा और एक नई जवान पत्नी, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ शक का एक छोटा सा बीज भी एक जहरीला पेड़ बन सकता है। और आज हम इसी जहर को फैलते हुए देखेंगे। जी। सबसे बड़ा और होनहार बेटा मनसाराम बोर्डिंग स्कूल जाने की तैयारी कर रहा होता है। अब ऊपर से तो यह एक सामान्य सी बात लगती है, लेकिन असल में उसे घर से दूर भेजा जा रहा है। हाँ, उसे हटाया जा रहा है। निर्मला, जो उसे अपने बेटे की तरह ही मानती है, उसके लिए मूंग के लड्डू बनाती है, लेकिन मनसाराम उन्हें हाथ तक नहीं लगाता। और जब नौकरानी भूंगी बताती है कि उसने मनसाराम को ये कहते सुना, मेरे जीने को धिक्कार है, तो कहानी का असली दर्द सामने आता है। और यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये कि मनसाराम का दुख सिर्फ घर से दूर जाने का नहीं है। वो एक समझदार लड़का है। हाँ, वो समझ गया है। उसे पता चल गया है कि उसे घर से क्यों हटाया जा रहा है। उसके पिता की बदली हुई त्योरियां, उनका रूखा व्यवहार, वो सब समझ चुका है। प्रेमचंद लिखते हैं कि कैसे एक रात तोताराम ने निर्मला और मनसाराम को हंसी मजाक करते देख लिया था। बस उसी एक पल ने तोताराम के मन में शक का वो बीज बो दिया जो अब तक सोया हुआ था। और ये बात कितनी भयानक है कि शक का कोई सबूत नहीं है, सिर्फ एक असुरक्षित मन का वहम है। तोताराम को लगता है कि उसकी पत्नी, जो उसकी बेटी की उम्र की है, उसके ही बेटे की तरफ आकर्षित है। और जब निर्मला को पता चलता है कि मनसाराम इस इल्जाम को समझ गया है, तो वो पूरी तरह टूट जाती है। उपन्यास में एक लाइन है जो दिल छीड़ देती है। कौन सी? वो भी जान गए। एक औरत के लिए इससे बड़ा अपमान और क्या होगा? सही कहा आपने। और यहीं से प्रेमचंद उस सामाजिक व्यवस्था पर चोट करते हैं। निर्मला सिर्फ तोताराम के शक का शिकार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उस बेमेल विवाह जी प्रथा का शिकार है जहां एक लड़की की मर्जी के बिना उसे किसी भी उम्र के आदमी से बांध दिया जाता है। वो एक ऐसे जाल में है जहां उसे उसी पति के सामने खुश रहने का नाटक करना पड़ता है जिसका स्पर्श उसे सर्प के शीतल स्पर्श जैसा लगता है। बिल्कुल। उसकी बेबसी यही है कि वो चीख भी नहीं सकती, क्योंकि समाज उसी पर उंगली उठाएगा। इस शक ने उसकी आवाज ही छीन ली एक तरह से। और इस शक का पहला और सबसे भयानक असर तो मनसाराम पर ही हुआ। जी। जब उसे बोर्डिंग स्कूल भेजा गया तो वो सिर्फ घर से दूर नहीं जा रहा था, वो एक झूठे इल्जाम का बोझ अपने साथ लेकर जा रहा था। बिल्कुल। और बोर्डिंग स्कूल में ये बोझ और भारी हो जाता है। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, पढ़ाई में मन लगाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो रोज घुट रहा है। कहानी में असल भूचाल तब आता है जब उसका छोटा भाई जियाराम उससे मिलने आता है। हाँ, और जियाराम उसे जो बताता है वो मनसाराम के पैरों तली जमीन खिसका देता है। जी। वो बताता है कि जब से तुम गए हो अमल जी, मतलब निर्मला ने एक दिन भी ठीक से खाना नहीं खाया। वो दिन भर रोती रहती हैं, बस बाबूजी के सामने जबरदस्ती हंसने का नाटक करती है। उफ। ये सुनते ही मनसाराम को क्या महसूस हुआ होगा? उस पल में उसे पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। अब तक उसे लगता था कि शायद शक सिर्फ उसी पर है,
लेकिन अब वो समझ जाता है कि उसके पिता ने निर्मला पर कितना घोर कलंक लगाया है। उसके मुंह से निकलता है, हाय ईश्वर, इतना घोर कलंक। ये सिर्फ अफसोस नहीं है, ये उस बेइज्जती का एहसास है जो निर्मला झेल रही है। अब उसके सामने एक ही सवाल है, मेरा फर्ज क्या है? हाँ, मेरा फर्ज क्या है? अपनी बेगुनाही साबित करना या निर्मला के सम्मान की रक्षा करना? और वो जो फैसला लेता है वो दिल दहला देने वाला है। वो सोचता है अपनी मान रक्षा के लिए न सही, उनकी आत्मरक्षा के लिए इन प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। जी, ये सोचकर ही वो मानसिक और शारीरिक रूप से ढह जाता है। वो खाना पीना छोड़ देता है और जल्दी ही उसे थाइसिस यानी टीबी हो जाती है। यहाँ तक कि वो डॉक्टर से जहर के बारे में पूछता है। हाँ, वो एक तरह से धीमी आत्महत्या की तरफ बढ़ रहा था। और जब तोताराम अपने बीमार बेटे को इस हालत में देखता है तो उसका किरदार और भी जटिल हो जाता है। बहुत ज्यादा। एक तरफ वो फूट फूट कर रोता है, उसे गहरा पछतावा है, लेकिन दूसरी तरफ उसका शक इतना मजबूत है कि वो अपने बेटे को घर वापस लाने की हिम्मत नहीं कर पाता। क्यों? उसे डर है कि घर पर निर्मला दिन रात मनसाराम की सेवा करेगी, उसके पास बैठी रहेगी, और ये ख्याल तक वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन क्या ये सिर्फ शक था या एक तरह का अहंकार भी, कि वो अपने बेटे के सामने झुकना नहीं चाहता था, ये मानना नहीं चाहता था कि वो गलत था? अच्छा पॉइंट है। इसलिए वो उसे घर की जगह अस्पताल ले जाता है। एक पिता का अपने बेटे के साथ ऐसा बर्ताव, ये समझ से परे है। ये शक और अहंकार का एक जहरीला मिश्रण है। वो एक कैदी बन चुका है, अपने ही बनाए हुए शक की जेल का कैदी। वो सही फैसला लेने की क्षमता खो चुका है, और उसका यही फैसला कहानी को उस मोड़ पर ले आता है जहां से वापसी नामुमकिन है। घर पर निर्मला को जब पता चलता है कि मनसाराम अस्पताल में है तो वो उससे मिलने की तैयारी करती है। वो अच्छे कपड़े पहनती है, शायद इसलिए ताकि उसका बेटा उसे देखकर हिम्मत जुटा सके, या शायद समाज के सामने मजबूत दिखने के लिए। लेकिन उसकी ननद रुक्मिणी इसे गलत समझ लेती है। और तोताराम भी। हाँ, और जब तोताराम उसे सजी सवरी देखता है तो उसका शक आग पकड़ लेता है। उसे लगता है कि निर्मला को कोई फिक्र ही नहीं है। ये गलतफहमियों का ऐसा जाल है जहां हर कोई दूसरे के बारे में सबसे बुरा ही सोच रहा है। संवाद की कम्युनिकेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। कुछ नहीं बचा। तोताराम को लगता है कि निर्मला लापरवाह है, जबकि निर्मला शायद अपना दर्द छुपाने की कोशिश कर रही है। दोनों एक ही घर में रहते हुए मीलों दूर हो चुके हैं। और इस दूरी की सबसे बड़ी कीमत मनसाराम को चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ वो अस्पताल में ही आता है। मनसाराम तेज बुखार में बेहोश है, लेकिन जैसे ही वो निर्मला की आवाज सुनता है, बेटा मनसाराम जी, वो होश में आ जाता है। वो बिस्तर से उठता है, लड़खड़ाता हुआ निर्मला के पैरों पर गिर पड़ता है और उसे अम्मा जी कहकर पुकारता है। ये पढ़ते हुए मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। उस एक पल में वो सब कुछ कह देता है, उसका निर्मला के पैरों पर गिरना और उसे अम्मा जी कहना। वो तोताराम के शक पर सबसे बड़ा तमाचा था। सबसे बड़ा तमाशा। वो अपनी मौत से ये साबित कर गया कि निर्मला उसकी माँ जैसी थी। उसके आखिरी शब्द थे, अब नहीं बोला जाता अम्मा जी, क्षमा कीजिए, ये अंतिम भेंट है। उसने निर्मला का नाम तो साफ कर दिया, पर अपनी जान देकर। और तब जाकर तोताराम की आंखें खुलती हैं। वो निर्मला से कहता है, नहीं निर्मला, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, क्षमा करो। लेकिन अब इस माफी का क्या मतलब? हाँ, अब क्या, जब सब कुछ खत्म हो चुका है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है। सच्चाई सामने आती है, लेकिन इतनी देर से कि वो राहत नहीं और ज्यादा दर्द देती है। तोताराम को अपने गलती का एहसास अपने बेटे की लाश की कीमत पर होता है। और यहाँ से परिवार का बिखरना तय हो जाता है। बिल्कुल। मनसाराम की मौत के बाद तोताराम एक जीता जागता मुर्दा बन जाता है। पछतावे की आग उसे अंदर ही अंदर जलाती रहती है। वो कचहरी जाना छोड़ देता है, मुकदमे हारने लगता है और आखिर में घर तक नीलाम हो जाता है। इसी बीच निर्मला एक बेटी को जन्म देती है और एक पल के लिए लगता है कि शायद ये बच्ची सब ठीक कर देगी। हाँ, शायद ये बच्ची परिवार को जोड़ देगी। तोताराम को बच्ची में मनसाराम की झलक भी दिखती है। लेकिन ये उम्मीद बहुत ही पल भर की थी, क्योंकि शक का जो जहर था वो सिर्फ तोताराम तक सीमित नहीं रहा था। अब वो अगली पीढ़ी में उतर चुका था। मतलब अब कहानी का केंद्र बनता है दूसरा बेटा जियाराम। वो अपने बड़े भाई की मौत का जिम्मेदार अपने पिता को मानता है और उसके अंदर एक बगावत जन्म लेती है। और वो ये बगावत खुलेआम जाहिर करता है। जी। वो सीधे सीधे अपने पिता पर इल्जाम लगाता है, आप ही ने भैया को जहर देकर मार डाला, आप हत्यारे हैं। सोचिए, एक बेटे का अपने पिता के लिए ये कहना, घर का माहौल कितना जहरीला हो गया होगा। बहुत ज्यादा।
जियाराम का गुस्सा और नफरत उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। उसे लगता है कि जिस पिता ने उसके भाई को मार डाला, उसके घर में उसका कोई हक नहीं है और वो अपना हक छीनने की कोशिश करता है। और एक रात वो निर्मला के गहनों का संदूक चुरा लेता है। जी। अब ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये उसके गुस्से का, उसकी बगावत का एक रूप था। और निर्मला का किरदार यहाँ और भी ज्यादा दुखद हो जाता है। उसे शक होता है कि ये काम जियाराम का है, लेकिन वो चुप रहती है। क्यों? वो सोचती है कि अगर मैंने कुछ कहा तो दुनिया यही कहेगी कि सौतेली माँ है, इसलिए लड़के पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। वो एक और कलह से बचने के लिए सच को छिपा लेती है। लेकिन तोताराम, जो पहले से ही टूटा हुआ है, वो पुलिस में रिपोर्ट कर देता है। जब छानबीन शुरू होती है और पुलिस का शक घर के ही किसी सदस्य पर जाता है, तो जियाराम घबरा जाता है। उसे लगता है कि वो पकड़ा जाएगा और बेइज्जत होगा। और ऐसी डर से वो घर से भाग जाता है। और बाद में खबर आती है कि उसकी भी मौत हो गई। एक और बेटा उसी शक की आग में जलकर राख हो गया। एक के बाद एक 2 बेटे खत्म। अब घर में बचता है सबसे छोटा सियाराम। और अब तक निर्मला भी पूरी तरह बदल चुकी है। हाँ, गहने चोरी होने के बाद वो पाई पाई को मोहताज हो जाती है। उसके अंदर की ममता जैसे मर सी गई है। और उसकी जगह एक अजीब सी कंजूसी और कठोरता ने ले ली है। ये निर्मला का एक तरह से मनोवैज्ञानिक पतन है। उसने इतना कुछ खो दिया है कि अब वो किसी भी चीज को खोने से डरती है, खासकर पैसों को। और इस बदलाव का सबसे बुरा असर सियाराम पर पड़ता है। उसे मिठाई के लिए पैसे नहीं मिलते, नंगे पांव स्कूल जाना पड़ता है। निर्मला उसे हर छोटे मोटे काम के लिए दौड़ाती है, लेकिन उससे 2 मीठे बोल नहीं बोलती। वो लड़का घर में ही अनाथों जैसी जिंदगी जीने लगता है। उसे माँ का प्यार तो मिला ही नहीं था, और अब सौतेली माँ का जो थोड़ा बहुत सहारा था वो भी छिन गया। और पिता वैसे ही अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। ऐसे में वो अकेला लड़का कहाँ जाता? और यही अकेलापन उसे एक ढोंगी साधु के चंगुल में फंसा देता है। अच्छा। वो साधु उसे योग से उसकी मरी हुई माँ के दर्शन कराने का झांसा देता है। एक अकेला प्यार का भूखा बच्चा इस बहकावे में आसानी से आ जाता है। और वो घर छोड़ देता है। हाँ, एक दिन सियाराम भी घर छोड़कर उस साधु के साथ चला जाता है। इस तरह तोताराम का तीसरा बेटा भी उससे दूर हो जाता है। तो जहां से हमने बात शुरू की थी, एक शक का बीज। जी। और उसका नतीजा क्या हुआ? एक भरा पूरा परिवार पूरी तरह से बिखर गया। 3 बेटे मारे गए या खो गए। पति पत्नी का रिश्ता एक कड़वाहट के सिवा कुछ नहीं बचा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी जैसी लगती है। बिल्कुल। कहानी के अंत में हम निर्मला को पाते हैं, जो पूरी तरह अकेली और हारी हुई है। उसका पति टूट चुका है, बेटे जा चुके हैं, और तब तोताराम उससे वो क्रूर बात कहता है जो उनके रिश्ते का सार है। क्या? खुशियां मनाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। उफ। मानो वो कह रहा हो कि तुम यही तो चाहती थी कि मेरा परिवार तबाह हो जाए। ये शक का सबसे आखिरी और सबसे जहरीला कांटा था। प्रेमचंद ने यहाँ सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं कही, उन्होंने उस पूरे समाज पर एक सवाल खड़ा किया है जो ऐसे रिश्ते बनाता है जहाँ प्यार की नहीं बल्कि शक और असुरक्षा की गुंजाइश ज्यादा होती है। सही बात है। त्रासदी सिर्फ तोताराम की एक निजी कमजोरी, उसके शक का नतीजा थी, या तोताराम खुद भी उस समाज का एक शिकार था जो एक जवान औरत और एक बूढ़े आदमी के रिश्ते को हमेशा शक की नजर से ही देखता है और उन्हें कभी एक सामान्य पति पत्नी बनने ही नहीं देता।